अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। आज हमारा लेक्चर 19 है आईसीटी का, कंप्यूटर साइंस का। आईसीटी में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ईआरपी, उसको बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसका हिस्सा होता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम और ईआरपी क्या होते हैं। आइडेंटिफाई कोर ईआरपी मॉड्यूल्स एंड आर्किटेक्चर आपको पता चल जाएगा। Analyze ERP role in business integration और evaluate strategic benefits for ERP for the organization और इसमें challenges क्या आ रहे हैं और आप being professional of computer science, being student of computer science, उन challenges को कैसे address करके ICT की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट आर इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंटीग्रेट बिजनेस प्रोसेसेस। एक बिजनेस में डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे सेल है, जैसे प्रिक्योरमेंट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है। उनका आपस में जो कनेक्शन होता है, उनका जो आपस में इंटीग्रेशन होता है, उसको इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट करता है। दिस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंफॉर्मेशन फ्लो। ईआरपी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंटरप्राइज सिस्टम्स। एवोल्यूशन ऑफ इंटरप्राइज सिस्टम्स में क्या क्या एवोल्यूशन आई है। सबसे पहले स्टैंड अलोन फंक्शन सिस्टम होते थे कि हर डिपार्टमेंट अपना फंक्शन देखता था। फिर लेगेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम आए, फिर ईआरपी सिस्टम्स आए, अब क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं। सो व्हाट इज ईआरपी? ईआरपी इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेट्स कोर बिजनेस फंक्शंस, uses a centralized database, and ERP provides real-time information across departments। ये कोर बिजनेस फंक्शंस को देखता है और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है और रियल टाइम पे यानी एक्चुअल टाइम पे जब कोई काम हो रहा था तब अक्रॉस डिपार्टमेंट्स में वो अपडेट कर रहा होता है उनको इंफॉर्मेशन। Why ERP is critical for organization? Definitely eliminates the data silos। जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी 1000 2000 लोगों की हो जाती है तो हर बंदा अपने सर्कल में काम कर रहा होता है, किसी को नहीं पता होता कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है। समटाइम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है और साइलोज में लोग काम कर रहे होते हैं, अपनी अपने डिपार्टमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक ही काम कर रहे होते हैं। तो जब आप ईआरपी सिस्टम लॉन्च करते हैं तो साइलोज जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा, इंप्रूव्स कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी। ऑब्वियसली एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स का पता चल जाता है। टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। तीसरी चीज है डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर हो जाती है क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है आपके पास और आखिर में एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर भी काम करता है। स्ट्रेटेजिक टूल का मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज का टूल। आप दूसरों से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ईआरपी सॉल्यूशंस। कोर ईआरपी आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें चार चीजें होती हैं। पहला होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जहां पे डाटा इकट्ठा होता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल का अपना रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइप इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के लिए तो एडमिशंस का अलग मॉड्यूल होगा, आपके पास जो फाइनेंस है उसका अलग मॉड्यूल होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस का अलग मॉड्यूल होगा, एग्जामिनेशंस का अलग मॉड्यूल होगा। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स को, ये जो ईआरपी का आर्किटेक्चर है वो मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करता है। दूसरा, यूजर इंटरफेस, सब यूजर्स को एक इंटरफेस मिल जाता है और वो अपने डैशबोर्ड के हिसाब से अपने तरीके से देखते हैं। और बिजनेस की जो वर्किंग है उसके बारे में एक डिटेल्ड जो है ना, एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो मेजर ईआरपी मॉड्यूल्स कौन से होते हैं? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस का होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है। ये हमारे पास 5 मेजर ईआरपी मॉड्यूल्स हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल्स में क्या होता है? जनरल लेजर हम बनाते हैं। ये हम इंशाल्लाह ताला जब फाइनेंस की लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा जनरल लेजर क्या है, अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल को मैनेज करता है, बजटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखता है। एचआर मॉड्यूल में क्या करता है? पेरोल यानी एम्प्लॉय की सैलरी को देखता है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ये हायरिंग वाले काम को देखता है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जब एक दफा बंदा हायर हो गया तो उसके क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एचआर मॉड्यूल ये देखता है। उसके बाद प्रोडक्शन और ऑपरेशन मॉड्यूल है। प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करता है कि कितना हमने बनाना है और कितने की डिमांड है। साथ में इन्वेंट्री को कंट्रोल भी करता है कि कितनी इन्वेंट्री कहाँ पे है और किस तरीके से सेल हो रही है। आखिर में क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी ईआरपी यूज होता है। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मॉड्यूल जो है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल जो है ना वो ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, बिलिंग और इनवॉइसिंग के लिए यूज होता है और कस्टमर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। फिर सप्लाई चेन का जो मॉड्यूल है, प्रिक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स और सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए यूज होता है। ईआरपी एंड बिजनेस इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन है। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है डिफरेंट फंक्शंस का आपस में ताल्लुक और इंटीग्रेशन। फिर प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है और रियल टाइम डाटा शेयरिंग भी ईआरपी में होता है।
वन प्रीमाइस वर्सेस क्लाउड ईआरपी, कॉस्ट एंड डिसाइड करना होता है कंपनीज ने कि क्या वो वन प्रीमाइस सोल्यूशन लेना चाहते हैं या क्लाउड ईआरपी की तरफ जाना चाहते हो। तो हमें पता है कास्ट जो है ना और इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है। अगर आप अपना स्टैंड लोन एक सेटअप बनाएंगे, बहुत टफ है आपके लिए। अगर आप क्लाउड पे जाएंगे तो कंपनीज जैसे वेल रिलायबल हैं, जैसे गूगल हो गया या डिफरेंट कंपनीज आपको क्लाउड की स्टोरेज देती है, तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को भी देखना होता है। सो नॉट प्रेफरेबली क्लाउड की तरफ जाना चाहिए। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल, इसके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग और सिलेक्शन करते हैं, फिर सिस्टम डिजाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर ट्रेन करते हैं एम्प्लॉइज को ताकि वो नए सिस्टम को समझें, और आखिर में आप पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देखते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फॉर ईआरपी सक्सेस के लिए कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं? टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, यूजर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट होनी चाहिए। ईआरपी के बेनिफिट्स 4 हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, इससे डाटा एक्यूरेसी होती है, इससे इंप्रूव्ड कोऑर्डिनेशन होती है, स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी होती है, और आखिर में हमने ये देखना है कि चैलेंजेस ऑब्वियसली ईआरपी में आते हैं। हाई कॉस्ट होता है हमेशा टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्स है, लोग रेजिस्ट करते हैं कि पहले जो सिस्टम चल रहा है वैसे रखो, तो ये एक चैलेंज होता है, और कस्टमाइजेशन में इश्यूज भी आते हैं। ईआरपी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग में आप देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैनेजर्स को चाहिए कि ईआरपी को अलाइन करें, लीडरशिप के तौर पर अपीयर हों ताकि चेंज जल्दी इंप्लीमेंट हो सके और परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करें। फ्यूचर में क्या होने वाला है, एआई इनेबल्ड एआरपी सिस्टम्स आएंगे, क्लाउड मोबाइल ऐप पे भी ईआरपी सिस्टम आ जाएगा, और बीआई और एनालिटिक्स के साथ ही इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आपको बीआई और एनालिटिक्स का नहीं पता तो पिछले लेक्चर्स में हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जो लोग रूटीन के हिसाब से इन लेक्चर्स को देखते हैं उनको अब आइडिया हो गया होगा कि बीआई एनालिटिक्स क्या है। अब अगर लेक्चर को समराइज करें तो हम ये कहते हैं ईआरपी इंटीग्रेट्स इंटरप्राइज wide information, supports strategic and operational decisions, and ERP is backbone of modern organization. अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप इस चीज का मुझे कमेंट्स में आंसर करें, why do many ERP implementation fail despite strong technology? ये आपने जवाब देना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे लोग समझ गए। वैसे आपने चैलेंजेस को जहन में रखना है, आपने फिर इसके प्रोसेस को जहन में रखना है, तो हर एक स्टेप को आप बता सकते हैं कि उस वजह से इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 20। थैंक यू सो मच।